Now the next chapter is the chapter number 10, T cell maturation, activation and differentiation. तो अभी तक हमने देखा कि जो टी सेल्स होती हैं वो थाइमस में मैच्योर होती है और थाइमस में ही इसका डेवलपमेंट होता है और थाइमस में इसका डेवलपमेंट थाइमोसाइट सेल्स से होता है। टी सेल फर्दर थाइमोसाइट्स के ही अंदर जब इसका मैचुरेशन होता है तब ये देखा गया है कि जब ये सेल्फ एंटीजन, ये मान लीजिए एमएससी कॉम्प्लेक्स से है और ये एंटीजन है, तो सेल्फ एंटीजन प्लस एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ जब टी सेल बाइंड होती है तब ऐसी टी सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। जबकि ऐसी सेल्स जो फॉरेन एंटीजन और एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होती है उसका ही फर्दर मैचुरेशन होता है। तो ये देखा गया है कि लगभग 90% जो टी सेल होती है उसका एपोप्टोसिस हो जाता है और सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही ऐसी रहती है जो कि फर्दर जिसका मैचुरेशन होता है। इस 10% पॉपुलेशन में भी दो टाइप की पॉपुलेशन का मैचुरेशन होता है, जो कि CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होती है और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होती है। यहाँ CD4 जो है वो MSC क्लास सेकेंड को रिकॉग्नाइज करता है, वहीं CD8 मॉलिक्यूल जो है वो MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है। फर्दर ये जो टी सेल्स है इसमें दो टाइप के TCR होते हैं, यानी कि टी सेल रिसेप्टर होते हैं। पहला अल्फ़ा बीटा और दूसरा होता है गामा डेल्टा। तो अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा TCR में जो डिफरेंस है उसको भी हम स्टडी करेंगे, कैसे टी सेल का एक्टिवेशन होता है, कि कैसे टी सेल का मैचुरेशन होता है, कैसे टी सेल का डिफरेंशिएशन होता है, इसको भी हम फर्दर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नाउ टी सेल मैचुरेशन एंड द थाइमस। तो हमें पता है कि जो हिमेटोपोइसिस होती है वो हिमेटोपोइसिस अलग अलग जगह पर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गेस्टेशन पीरियड रहता है, गेस्टेशन पीरियड में सबसे पहले लीवर और स्प्लीन में हिमेटोपोइसिस होती है, देन फर्दर बोन मैरो में हिमेटोपोइसिस होती है। तो जहाँ हिमेटोपोइसिस होती है तो ह्यूमन के केस में लगभग 8 to 9th वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी लगभग 2 महीने के बाद हिमेटोपोइसिस वाले प्लेस से जो हिमेटोपोइटिक सेल है जिसको हम कहते हैं लिम्फॉइड सेल या प्रोजेनिटर सेल, क्योंकि लिम्फॉइड ओरिजिन और माइलॉइड ओरिजिन ऐसी हमने दो ओरिजिन की सेल्स पढ़ी हैं। तो जो लिम्फॉइड सेल्स होती हैं वो माइग्रेट होकर के थाइमस में आती है, यानी कि जस्ट सेकेंड मंथ में थाइमस में ये लिम्फॉइड सेल आ जाती है। अब थाइमस में जितनी भी टी सेल्स होती है उसका मैचुरेशन होता है और मैचुरेशन होने के साथ साथ रीअरेंजमेंट ऑफ जर्म लाइन TCR जीन्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन मार्कर होते हैं। तो इसमें एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन मार्कर और जीन्स TCR जीन्स जो होते हैं उसका रीअरेंजमेंट होता है और थाइमस में इसकी सब पॉपुलेशंस बनती है टी सेल की। फर्दर जो टी सेल का सिलेक्शन है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन मतलब वो कि जो सेल्फ MSC कॉम्प्लेक्स और जिस पे फॉरेन एंटीजन हो, ऐसी सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड रिपर टायर को ही सिलेक्ट किया जाता है। और ऐसी टी सेल जो बहुत ही ज़्यादा टू स्ट्रांगली विथ सेल्फ MSC और विथ सेल्फ MSC प्लस सेल्फ पेप्टाइड के साथ बाउंड हो जाए, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इस समय कोई एंटीजन नहीं आया, मतलब आप समझें कि सेकेंड मंथ में गेस्टेशन पीरियड में तो कोई एंटीजन इस समय एक्सपोजर होगा नहीं, तो फॉरेन एंटीजन तो आएगा नहीं इस समय। तो नेगेटिव सिलेक्शन में क्या किया जाता है, ऐसे स्ट्रांगली सेल्फ MSC मॉलिक्यूल जो हमारी खुद की बॉडी के पेप्टाइड लेकर के आते हैं
और टी सेल उनके साथ रिएक्ट करती है, ऐसी टी सेल को ही डैमेज या एपोप्टोसिस कर दिया जाता है। और जो टी सेल अपने खुद के सेल्फ पेप्टाइड के साथ को इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, ऐसी ही टी सेल का पॉजिटिव सिलेक्शन होता है। और यहाँ पर पॉजिटिव सिलेक्शन में सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल को टीसीआर रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन सेल्फ पेप्टाइड को जो रिकॉग्नाइज नहीं करता, ऐसी 10% पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाता है और बची हुई 90% पॉपुलेशन का नेगेटिव सिलेक्शन के थ्रू एपोप्टोसिस हो जाता है। So now after migration of hemopoietic stem cell from the bone marrow, इस hemopoietic stem cell के ऊपर जो surface marker होते हैं वो होता है c-KIT एंड CD25, और इसमें एक होमिंग रिसेप्टर होता है जो कि CD44 होता है। ये कन्वर्ट होते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रिकर्सर में और माइग्रेट होता है ब्लड के थ्रू, और माइग्रेट होकर के ये पहुंचते हैं थाइमस में। थाइमस में जो कॉर्टेक्स है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें ये टी सेल प्रिकर्सर आते हैं और यहाँ पर इनका स्लो प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन होकर के लगभग यहाँ पर 3 सप्ताह लगते हैं इनको। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो स्थिति है उसमें इन सेल्स को हम बोलते हैं डीएन सेल्स, है ना। डीएन सेल यानी कि डबल नेगेटिव सेल। डबल नेगेटिव सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इस समय ना तो CD4 मार्कर आया है और ना ही CD8 मार्कर आया है, तो इसलिए ये CD4 नेगेटिव होते हैं, CD8 नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डबल नेगेटिव सेल यानी डीएन सेल्स। तो ये जो सेल्स होती हैं, जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल है, यहाँ पर ही इंटरल्यूकिन 2 की बीटा चेन जो है वो एक्सप्रेस होती है। इंटरल्यूकिन 2 की बीटा चेन एक्सप्रेस होती है, साथ में c-KIT एक्सप्रेस होता है, CD25 एक्सप्रेस होता है और CD44 एक्सप्रेस होता है। यहाँ CD44 जो है एक एडेशन मॉलिक्यूल है जो कि होमिंग रिसेप्टर की तरह काम करता है। और इसके बाद जब ये माइग्रेट होकर के यहाँ थाइमस में आते हैं, 3 सप्ताह यहाँ रुकते हैं, और यहाँ रुकने के बाद में इसमें जो सेल सरफेसेस में एक चेंज आता है ना, डिफ्रेंशिएशन का फिनोटिपिक चेंज आता है। और यहाँ से अब जो रेग एक्सप्रेशन सिस्टम है उसके मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो रेग 1 और रेग 2 है ये एक्सप्रेस होने लगते हैं। और रेग 1 और रेग 2 जब एक्सप्रेस होते हैं तब उस समय ये जो c-KIT और CD25 CD44 मॉलिक्यूल्स जो हैं इसका एक्सप्रेशन कम होने लगता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। CD25 मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन ज़रूर जो है थोड़ी आगे तक चलता है, पर ये भी जो होता है ख़त्म होने लगता है। जैसे ही CD25 मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम होता है, CD3 मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। लेस देन 5% टी सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें कि गामा डेल्टा वाले जो TCR है उसका एक्सप्रेशन आता है। अदरवाइज़ जितनी भी 95% जो टी सेल्स हैं उसमें अल्फ़ा बीटा, तो पहले तो बीटा चेन का, फिर उसके बाद लास्ट में जाके अल्फ़ा चेन का, वेरिएबल अल्फ़ा चेन का भी एक्सप्रेशन आने लगता है। तो ये बनाता है टी सेल से प्रो टी सेल, इसको हम डबल नेगेटिव कहते हैं। इसके बाद में कन्वर्ट होता है ये प्री टी सेल, इसको हम डबल नेगेटिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर CD3 मॉलिक्यूल एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसमें प्रो टी सेल डबल पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस फेज़ में CD4 और CD8 मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो गामा डेल्टा चेन मैंने भी आपको बताया उसका एक्सप्रेशन जो है बहुत कम, यानी कि लेस देन 5% देखने को मिलता है। इसमें ऐसी सेल्स जिसमें जो वेरिएबल अल्फ़ा और बीटा चेन्स का एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, ऐसी सेल्स जो होती हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो TCR मॉलिक्यूल है जिसमें अल्फ़ा बीटा होते हैं वो CD3 मॉलिक्यूल से लिंक्ड हो जाते हैं। तो इस टाइप से जो टी सेल होती हैं वो दो पॉपुलेशन में कन्वर्ट होती हैं, CD8 पॉजिटिव और CD4 पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं डबल पॉजिटिव सेल्स, डबल पॉजिटिव सेल्स। और इसमें जो है CD3 मॉलिक्यूल के साथ में CD8 मॉलिक्यूल और CD4 मॉलिक्यूल का
एक्सप्रेशन होने लगता है। तो यहाँ पर ये जो प्री टी सेल डबल पॉजिटिव, ये वाला जो प्री टी सेल डबल पॉजिटिव है, ये वाली जो सेल का टीसीआर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें प्री टी अल्फ़ा, फिर प्री टीसीआर और टीसीआर बीटा का अरेंजमेंट होता है, और इसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। ये सिग्नल्स सेल बिकम्स परमिसिव फॉर टीसीआर अल्फ़ा चेन लोकस अरेंजमेंट, यानी कि टीसीआर के अल्फ़ा चेन के रीअरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सिग्नल स्टिमुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ CD4 एंड CD8 को रिसेप्टर्स। यही सिग्नल्स स्टिमुलेट करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, और यही सिग्नल स्टिमुलेट करते हैं स्टॉप एडिशनल टीसीआर बीटा चेन लोकस अरेंजमेंट, दैट इज़ द एलिलिक एक्सक्लूजन, यानी कि टीसीआर बीटा के जो लोकस हैं वहाँ पर रीअरेंजमेंट को स्टॉप करते हैं। तो इस टाइप से ये जो प्री टीसीआर है ये वर्क करता है। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो हमने आपको बताया था रेग 1 और रेग 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, रेग 1 एंड रेग 2 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा चेन ऑफ द टीसीआर। तो टीसीआर में जो भी जीन का रीअरेंजमेंट होता है वो कौन देखता है, वो रेग 1 और रेग 2 देखता है। तो बाद में ये देखा गया है कि जो टीसीआर की अल्फ़ा चेन होती है उसका जीन रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जो रेग 2 प्रोटीन होता है, जो रेग 2 जीन्स से रिलीज़ होता है, वो रेग 2 प्रोटीन रैपिडली डिग्रेड होने लगता है इन द प्रोलिफरेटिंग सेल, क्योंकि अब टी सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो ऐसे में जो रेग 2 प्रोटीन है वो डिग्रेड हो जाता है। इसलिए जितनी भी टीसीआर अल्फ़ा चेन है उनका रीअरेंजमेंट नहीं होता। इसीलिए जितना भी डाइवर्सिफिकेशन होना होता है टी सेल का, वो टी सेल के प्रोलिफरेशन के पहले ही हो जाता है, क्योंकि जैसे ही अगर प्रोलिफरेशन शुरू होगा रेग 2 प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसलिए जितना भी टी सेल में जो भी डाइवर्सिफिकेशन है टीसीआर को लेकर के, स्पेशली अल्फ़ा चेन को लेकर के, वो सभी का सभी जो है टी सेल के प्रोलिफरेशन की फेज़ आने के पहले पहले हो चुका होता है। तो अल्टीमेटली जो CD3 मॉलिक्यूल है और अल्फ़ा बीटा टी सेल रिसेप्टर का जो एक्सप्रेशन है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ शो होता है। और स्पेशली अगर हम माइस की बात करें तो माइस में जो अल्फ़ा चेन है वो 16th डे से 17th डे ऑफ द गेस्टेशन एक्सप्रेस नहीं होती है, लेकिन बाद में जब एक्सप्रेस होती है तो उसके कारण जो डबल पॉजिटिव सेल्स है उसका एक्सप्रेशन आफ्टर 17th डे होता है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ CD3 के साथ में जो अल्फ़ा बीटा टीसीआर है वो एक्सप्रेस होती है, जिसको हम कहते हैं डबल पॉजिटिव स्टेज। तो ये देखा गया है कि इस पूरी प्रोसीजर में लगभग 98% ऑफ टी सेल जो होती है वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर रीअरेंजमेंट ऑफ द जीन केवल 2% टी सेल ही है जिसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है। और इसी को हम थाइमिक सिलेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि थाइमस में ये पूरा सिलेक्शन होता है जिसमें सिर्फ 2% ही टी सेल बचती है, रेस्ट ऑफ 98 जो होती है उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है। तो इसमें जो डबल पॉजिटिव टीसीआर पॉजिटिव सेल्स हैं वो है CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव। तो ये बाद में फर्दर डेवलप होती है और सेपरेट हो जाती है, जो कि बाद में माइग्रेट होती है। ये देखिए माइग्रेशन होता है। तो अभी हमने सारा ये जितना भी प्रोसीजर हुआ है ये सारा कॉर्टेक्स में हुआ है ऑफ द थाइमस। अब कॉर्टेक्स से उठ करके ये मेडुला ऑफ थाइमस में जाते हैं, जहाँ इस मेडुला में से ये ब्लड वेसल में माइग्रेट हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये पेरिफेरल टिश्यू में पहुंचते हैं। थाइमस में जो कॉर्टेक्स के अंदर अभी तक हमने थाइमस का में जो टी सेल का सिलेक्शन पढ़ा, वो सिलेक्शन करते हुए उस समय यहाँ पर किसी भी जो टी सेल का जो रिपर टायर है इसमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती जिसमें ये रिकॉग्नाइज कर सके एंटीजन को एज ए फॉरेन और सेल्फ या फिर सेल्फ MSC मॉलिक्यूल। तो जब हम बात करते हैं थाइमस के अंदर, और थाइमस में स्पेशली हम बात करते हैं थाइमोसाइट्स की, जहाँ पर अभी तक हमने ये पूरा जो प्रोसीजर है इसको पढ़ा, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कहीं से कहीं तक जीन रीअरेंजमेंट के टाइम पर टी सेल में एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होती है
जिससे कि वो किसी भी सेल्फ एंटीजन को या फिर एमएससी मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सके। लेकिन जस्ट आफ्टर जब इनका मैचुरेशन होता है और तो जब टी सेल का मैचुरेशन होता है तो मैचुरेशन के टाइम पर इसमें दो टाइप के सिलेक्शंस होते हैं, पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन। तो बिफोर मैचुरेशन मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी टाइप के एंटीजन को ट्रैप करने की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। आफ्टर मैचुरेशन जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर ये केवल एमएससी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको हम पॉजिटिव सिलेक्शन में रखेंगे। यानी कि जो एमएससी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी एक्टिवेट हो रहे हैं, ऐसे टी सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। वहीं नेगेटिव सिलेक्शन की बात करें तो जो टी सेल्स सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं पर साथ में वो सेल्फ एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऐसे टी सेल का भी जो है एलिमिनेशन हो जाता है और उनका एपोप्टोसिस हो जाता है। तो ऐसे में सेल्फ टॉलरेंस क्रिएट होता है। सेल्फ टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि हमारे सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में कोई भी टी सेल एक्टिवेट नहीं होगी, है ना, ये टॉलरेट हो जाएगी। मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्फ एंटीजन हैं उसके अगेंस्ट में टी सेल का एक्टिवेट नहीं होना ही सेल्फ टॉलरेंस कहलाता है। तो इस टाइप से दो सिलेक्शन होते हैं, पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल एंड नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव सिलेक्शन से एमएससी रेस्ट्रिक्शन जनरेट होता है और नेगेटिव सिलेक्शन से सेल्फ टॉलरेंस की प्रॉपर्टी ऑफ टी सेल जनरेट होती है। तो अब यहाँ बात यह है कि ये एमएससी मॉलिक्यूल थाइमस में आए कहाँ से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर भी हीमोपोइटिक सेल्स वगैरह रहती हैं वहाँ पर स्ट्रोमल सेल्स होती हैं। ऐसे ही थाइमिक स्ट्रोमल सेल्स भी होती हैं जो कि थाइमस में होती हैं। ये स्ट्रोमल सेल्स जो है एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। डेंड्राइटिक सेल के डेंड्राइट्स भी जो होते हैं वो रेटिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन सेल्स में एमएससी मॉलिक्यूल होता है। और ये जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल सेल, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल, ये एपीसी की तरह काम करती हैं। तो जो इसका अच्छा डिपिक्टोरियल डायग्राम है कि एक जो टी सेल प्रिकर्सर है जिसमें इमेच्योर थाइमोसाइट में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें CD3 मॉलिक्यूल है, CD8 मॉलिक्यूल है, CD4 मॉलिक्यूल है। लेकिन जब इनका एमएससी रेस्ट्रिक्शन की हम बात करें यानी पॉजिटिव सिलेक्शन की हम बात करें तो जो एपिथेलियल सेल है उसके ऊपर जब ये एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होते हैं तो जो बाइंड नहीं हो पाते वो उनका एपोप्टोसिस हो जाता है। यानी जो एमएससी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं यानी एमएससी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं वो जिंदा रहते हैं और जो एमएससी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते उनका एपोप्टोसिस हो जाता है। फर्दर जो नेगेटिव सिलेक्शन है सेकंड, उसमें ये देखा गया है कि जो भी एमएससी के साथ सेल्फ एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं ऐसे टी सेल का भी एपोप्टोसिस हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैक्रोफेज में एपीसी, ये है एपीसी मैक्रोफेज और इसमें एमएससी मॉलिक्यूल है जो कि सेल्फ एंटीजन के साथ में है, जिससे हमारा टी सेल जो है वो एडहर हुआ। थाइमस के अंदर ये पूरी प्रोसीजर चल रही है और स्पेशली ये कॉर्टेक्स में चल रही है। तो जितने भी नेगेटिव सिलेक्शन के टाइम पे जितने भी सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने वाले टी सेल्स होते हैं उनका भी एपोप्टोसिस हो जाता है। और फाइनली जो 2% जो सेल्स बचती हैं वो मैच्योर CD4 एंड CD8 पॉजिटिव टी सेल में कन्वर्ट हो पाती हैं। साथ में आप यहाँ पर ही देखेंगे कि CD4 और CD8 मॉलिक्यूल दोनों ही जो है उसमें एक ये CD3 मॉलिक्यूल भी होता है। तो CD3 मॉलिक्यूल हमेशा रिक्वायर्ड होता है कि फर्दर कभी भी एमएससी के साथ में ये बाइंड हो तो जो CD3 मॉलिक्यूल है वो B7 फैमिली मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। ये आप याद रखना, जो भी CD3 मॉलिक्यूल होते हैं वो B7 फैमिली मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होते हैं। B7 मॉलिक्यूल कहाँ मिलते हैं? B7 मॉलिक्यूल मिलते हैं एपीसी के ऊपर। नाउ हम पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ एमएससी रेस्ट्रिक्शन, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं, जितनी मैक्रोफेजेस हैं, जितनी डेंड्राइटिक सेल्स हैं उसमें एमएससी मॉलिक्यूल होता है और ये एमएससी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होते हैं। साथ ही इधर टी सेल्स की बात करें तो टी सेल में RAG1, RAG2 और TDT प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रीअरेंजमेंट एंड मॉडिफिकेशन
इन द अल्फ़ा एंड बीटा चेन। तो अल्फ़ा एंड बीटा चेन का रीअरेंजमेंट और मॉडिफिकेशन ये प्रोटीन्स करते हैं, जिसके कारण एक डिफरेंट टाइप के जो इमेच्योर थाइमोसाइट्स बनते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के टीसीआर्स होते हैं। तो इस टाइप से अल्फ़ा बीटा टीसीआर के हेटेरोडाइमर्स बनते हैं बहुत सारे, जो कि सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल के साथ में रिकॉग्नाइज करते हैं इनको, सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल को, और जैसे ही ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे ही ये पास हो जाते हैं और दे आर कम्स अंडर द पॉजिटिव सिलेक्शन। और जो सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ऐसे अल्फ़ा बीटा जो टीसीआर हैं, वो उनका 3 से 4 दिन में एपोप्टोसिस हो जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, नेगेटिव सिलेक्शन इंश्योर्स सेल्फ टॉलरेंस। तो अब ये जो पॉजिटिव सिलेक्शन से आए हुए जितने भी टी सेल्स हैं, जो कि अब एमएससी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, यानी कि ये एमएससी रेस्ट्रिक्टेड थाइमोसाइट्स हैं। तो एमएससी रेस्ट्रिक्टेड थाइमोसाइट्स का अब नेगेटिव सिलेक्शन होता है। तो ऐसे थाइमोसाइट्स जो कि सेल्फ एंटीजन के साथ में लो एफिनिटी रखते हैं बाइंडिंग के टाइम पे, वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल और सेल्फ एंटीजन के साथ में हाई एफिनिटी रखते हैं, ऐसे जितने भी थाइमोसाइट्स हैं, उनका नेगेटिव सिलेक्शन के थ्रू जो होता है वो एपोप्टोसिस हो जाता है। तो ये है पूरा डिटेल अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स। अब यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर CD4 और CD8 दोनों टाइप की ही डबल सेल्स रहती हैं, डबल पॉजिटिव सेल रहती हैं, तो ये बाद में कन्वर्ट कैसे होती हैं कि कौन CD8 बनेगा, कौन CD4 बनेगा। तो इसके लिए दो मॉडल प्रपोज किए गए हैं। पहला मॉडल है इंस्ट्रक्टिव मॉडल और दूसरा मॉडल है स्टोचैस्टिक मॉडल। तो इंस्ट्रक्टिव मॉडल में यह है कि जैसे कोई एपिथेलियल सेल जब CD4 CD8 पॉजिटिव डबल पॉजिटिव टी सेल के साथ MSC कॉम्प्लेक्स के साथ एक्सप्रेस होती है और बाइंडिंग होती है, तो जो भी MSC कॉम्प्लेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग टी सेल का जो एक्सप्रेशन है रिगार्डिंग टू दैट वो होता है। अगर वो MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल है तो CD8 का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, और अगर वो CD4 मॉलिक्यूल के लिए MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल है तो फिर CD4 मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है। और फाइनली या तो इसमें यह होगा कि CD8 का एक्सप्रेशन जब ज़्यादा होगा तो ओवरऑल CD4 का एक्सप्रेशन लो हो जाता है, और जब CD4 का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है तो CD8 का एक्सप्रेशन लो हो जाता है, और फर्दर जो टी सेल होती है वो अकॉर्डिंग टू दैट उसका मैच्योरेशन होता है। दूसरा मॉडल है स्टोचैस्टिक मॉडल। तो स्टोचैस्टिक मॉडल में ये है कि जो CD4 और CD8 पॉजिटिव जो डबल पॉजिटिव सेल्स है, इसमें रैंडमली ऐसा होता है कि CD4 मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन कम हो गया, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होती है एबल टू बाइंड टू द एंटीजन विथ क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल, और वो CD8 टी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड नॉट एबल टू बाइंड टू एंटीजन विथ क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल, तो उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है। दूसरा ये है कि रैंडमली ही CD8 मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन कम हो जाता है, तो ऐसे में एबल टू बाइंड विथ एंटीजन एंड क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल, तो वो CD4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और नॉट एबल टू बाइंड टू एंटीजन विथ क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल, तो वो जो है इसका एपोप्टोसिस हो जाता है। तो इस टाइप से इस CD4 एंड CD8 मॉलिक्यूल का मैच्योरेशन होता है। नाउ कम्स टू द टी सेल एक्टिवेशन। जो टी हेल्पर सेल एक्टिवेशन के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें आप ये देखें कि जब भी टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन होता है तो उसके लिए TCR CD3 मॉलिक्यूल MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन के टाइम पर जो मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स हैं, एसेसरी मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल हैं, उसके इंटरेक्शन में चेंज आता है। तो इट रिजल्ट्स इनटू एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल, और ये जो सिग्नल का जो कैस्केड इनिशिएट होता है, इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं जो कि फाइनली टी हेल्पर सेल के सेल साइकिल में
इंटर करने के लिए, साथ में प्रोलिफरेशन करने के लिए, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो टी हेल्पर सेल बाद में मेमोरी सेल या फिर इफेक्टर सेल बना सके। तो इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी 3 टाइप के जीन्स होते हैं, कि जब टी हेल्पर सेल एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड को रिकॉग्नाइज करता है और जिसमें पहले से ही एंटीजन होता है, तो ऐसे में जो जीन स्टिमुलेट होते हैं, जो जीन एक्टिवेट होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटरमीडिएट जीन्स, दूसरा अर्ली जीन्स और तीसरा लेट जीन्स। इंटरमीडिएट जीन्स कौन कौन से ऐसे हैं जो एक्चुअल में हाफ एन आवर में ही एंटीजन रिकॉग्निशन करने पर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, लाइक सी फॉस, सी मिक, सी जून, देन एन एफ ए टी एंड एन एफ कप्पा बी। इसके बाद अर्ली जीन्स वो जीन्स होते हैं जो कि 1 to 2 आवर्स ऑफ एंटीजन रिकॉग्निशन के टाइम पर 1 to 2 आवर्स बाद में एक्सप्रेस होते हैं। जैसे ये ज़्यादा करके साइटोकाइंस होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 2 आर, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरफेरॉन गामा। इसके अलावा लेट जीन्स जो होते हैं वो लगभग आफ्टर 2 डेज एक्सप्रेस होते हैं आफ्टर एंटीजन रिकॉग्निशन, और ये जनरली जो होते हैं वो एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। So this is a very important list of the activation of 3 type of genes, like immediate genes, then early genes and then late genes. जो immediate gene activation and expression होता है वो विद इन 15 मिनट से 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है, और इसका लोकेशन होता है न्यूक्लियस, जहाँ पर ये जीन्स जो हैं एक्ट करते हैं। तो ये जो जीन्स के नाम हैं, सी फॉस, ये एक प्रोटो ऑन्कोजीन है जो न्यूक्लियर बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करता है। सी जून जो कि सेलुलर ऑन्कोजीन है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। एन फैट एफ ए टी ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। सी मिक ये एक सेलुलर ऑन्कोजीन है। एन एफ कप्पा बी ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अर्ली जीन्स में ज़्यादा करके साइटोकाइंस और सिक्रेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें इंटरफेरॉन गामा साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन 2 एक साइटोकाइन है, इंसुलिन रिसेप्टर एक हार्मोन रिसेप्टर है, इंटरल्यूकिन 3 एक साइटोकाइन है, देन ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा ये एक साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर ये एक साइटोकाइन है, ये एक साइटोकाइन का रिसेप्टर है, देन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा साइटोकाइन है, साइक्लिन एक सेल साइकिल प्रोटीन है, इंटरल्यूकिन 4 एक साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन 5 एक साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन 6 एक साइटोकाइन है, और CMYB एक प्रोटो ऑन्कोजीन है, और GMCSF एक साइटोकाइन है। लेट जीन्स की बात करें जो एक्सप्रेस होते हैं आफ्टर 3 to 5 डेज टू मैक्सिमम 14 डेज, ये है HLA-DR, HELA-DR, ये क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल में मिलता है, और ये तीनों जो हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एडेशन मॉलिक्यूल हैं, यहाँ जा कर के एडर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है VLA-4, ये भी एक एडिशन मॉलिक्यूल है। देन VLA-1, VLA-2, VLA-3, VLA-5 ये भी एडिशन मॉलिक्यूल है, जो कि बाद में सेल मेम्ब्रेन पर जा कर के एडर हो जाते हैं। अब ये जो सिग्नल कैस्केड है कैसे इनिशिएट होता है, इसको हम समझते हैं कि जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो किस टाइप से स्टार्ट होता है, किस टाइप से बिगिंस होता है। तो इसके लिए सिग्नल के लिए एक लाइगेंड और एक रिसेप्टर की ज़रूरत होती है, जिसमें इंटरेक्शन होता है। जब भी इंटरेक्शन होता है तो जो रिसेप्टर है वहाँ से सिग्नल का ट्रांसडक्शन स्टार्ट होता है। हो सकता है कि ये रिसेप्टर हाइड्रोफिलिक हो या फिर हाइड्रोफोबिक हो। अगर ये हाइड्रोफिलिक होते हैं लाइक MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, और अगर हाइड्रोफोबिक होते हैं लाइक स्टेरॉइड्स, तो सेल मेम्ब्रेन पर इंट्रासेलुलर जो सिग्नल है उसका ट्रांसडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन के इस कैस्केड में जो नेक्स्ट सिग्नल होता है वो जी प्रोटीन कपल्ड होता है। जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि किससे कंट्रोल होता है? वो होता है बाइंडिंग विद द GTP, यानी कि गॉनोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड GDP, which acts as a molecule switch. बाउंड GTP टर्न ऑन द सिग्नलिंग कैपेसिटी ऑफ जी प्रोटीन। तो जैसे ही GTP बाइंड होता है
वैसे ही सिग्नलिंग जो है स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही जीडीपी के साथ जीडीपी का एक्सचेंज होता है, ये जो जी प्रोटीन है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जीडीपी के बाइंड होने से जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, और जीडीपी के बनने से जी प्रोटीन शट डाउन हो जाता है। तो दो टाइप की जी प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर, स्मॉल जी प्रोटीन्स जो कि 21 किलो डाल्टन का होता है, और एक होता है लार्ज जी प्रोटीन जो कि अल्फ़ा बीटा और गामा सब यूनिट्स का बना होता है। जो स्मॉल सब यूनिट जी प्रोटीन है जो कि 21 किलो डाल्टन का है, ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसका एक एग्जांपल है वो है रास, RAS। और वहीं जो लार्ज जी प्रोटीन है जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट्स होती है, ये बहुत सारे फंक्शंस के लिए, सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक विज़न के लिए, ऑल्फेक्शन के लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए। और अभी हम अगर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की बात करें तो इम्यूनोलॉजिकली ये जो लार्ज जी प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूकोसाइट कीमोटैक्सिस के लिए। तो ल्यूकोसाइट की कीमोटैक्सिस भी लार्ज जी प्रोटीन कपल्ड होती है। जी प्रोटीन इंटरेक्ट करता है विद द सेकेंड मैसेंजर से। तो जो सिग्नल का ट्रांसडक्शन है जो आगे होना है वो होता है थ्रू आउट द सेकेंड मैसेंजर। सेकेंड मैसेंजर यहाँ कौन कौन से हैं? वो होते हैं साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी यानी कि साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अलावा कैल्शियम होते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो दो टाइप के हैं, या तो डीएजी होता है और या फिर आइनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट होता है। डीएजी का फुल फॉर्म है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और आइनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट। तो ये दोनों जो हैं मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स हैं, क्योंकि दे बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। सो आफ्टर सेकेंड मैसेंजर हम बात करेंगे इसके बाद की कैसेट की। इसमें आते हैं प्रोटीन काइनेजेस एंड प्रोटीन फॉस्फेटेज। प्रोटीन काइनेजेस क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन का फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो जो काइनेजेस होते हैं दे कैटलाइज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ टारगेट रेसिड्यू। टारगेट रेसिड्यू क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं टायरोसिन, सेरीन एंड थ्रियोनिन। तो टायरोसिन, सेरीन, थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन करते हैं प्रोटीन काइनेज, जबकि प्रोटीन फॉस्फेटेज इसका जस्ट रिवर्स एक्शन होता है। इसका जो फॉस्फेटेज होते हैं ये डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो जैसे ही काइनेज ने फास्फोराइलेशन किया, वैसे ही प्रोटीन फास्फेटेज जो होते हैं वो रिवर्स एक्शन करके डीफास्फोराइलेशन करते हैं। और इस टाइप से ये जो दोनों एंजाइम्स हैं, प्रोटीन काइनेज एंड प्रोटीन फास्फेटेज, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इस टाइप से सिग्नल ट्रांसडक्शन जो होता है वो आगे बढ़ता है। इसके बाद इन एंजाइम्स के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है एडेप्टर प्रोटीन्स का। ये एडेप्टर प्रोटीन्स किसी दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाने और उन्हें प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ताकि जो सिग्नल है उसका ट्रांजैक्शन किया जा सके। इसके बाद में सिग्नल ट्रांजैक्शन का जो लास्ट पाथ होता है वो होता है एंजाइम कैस्केड। तो जो एंजाइम कैस्केड से हैं, यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो सिग्नल्स हैं उनका एम्प्लीफिकेशन होता है, और इस टाइप से फाइनली जो सिग्नल है उसका ट्रांसडक्शन होता है। और अगर कोई लिगेंड नहीं आता है या फिर अगर कोई एंटीजन नहीं आता है, तो ऐसे में किसी भी टाइप का सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे रन नहीं करेगा, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये रहता है कि वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ रहेगा, और फर्दर ये आगे ट्रांसमिट भी नहीं होगा। तो टीसीआर के सिग्नलिंग पाथवे को समझने के लिए हमें सबसे पहले टीसीआर के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। तो जो टीसीआर का स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ा और बीटा चेन का, तो ये जो हेटेरोडाइमर है इसका तो बना ही होता है, पर टीसीआर अकेला नहीं होता है, ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स में होता है जो कि CD3 कॉम्प्लेक्स है। CD3 कॉम्प्लेक्स में दो जीटा होमोडाइमर्स आते हैं जिसमें इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे भी होता है, और इसके अलावा दो गामा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन डेल्टा की इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक चेन्स भी होती हैं। तो यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब
टी सेल का एपीसी के एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडिंग होता है, तब एमएससी कॉम्प्लेक्स से बाइंड होने पर जो CD4 CD8 मॉलिक्यूल में जो लक प्रोटीन है LCK, ये एक्टिवेट होता है। और इसके एक्टिवेट होने पर ये जो अभी हमने आपको बताया CD3 कॉम्प्लेक्स का जो जीटा आयन है, तो जीटा प्रोटीन की जो दो होमोडाइमर्स हैं, इसमें जो आइटम्स होता है, इसमें टायरोसिन बेस्ड मोटिफ होता है, और इस टायरोसिन बेस्ड मोटिफ को ये लक प्रोटीन एक्टिवेट करता है। यहाँ पर ये जो लक की एक्टिविटी है LCK, इसकी एक्टिविटी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, और ये टायरोसिन काइनेज जो है आइटम यानी कि इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिफ ITAM, तो जो इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिफ है, इसका फास्फोराइलेशन कर देता है। तो जैसे ही इस आइटम का फास्फोराइलेशन होता है, फास्फोराइलेटेड होने पर जो ZEB70 है, ये इसके लिए एज ए लिगेंड, एज ए रिसेप्टर काम करता है, और ZEB70 जो होता है, इसका इस आइटम के साथ में बाइंडिंग हो जाती है। या फिर यूँ कहें कि ये जो आइटम है, ये ZEB70 को डॉकिंग साइट प्रोवाइड करता है, जिससे कि ZEB70 एक्टिवेट हो जाता है। ZEB70 के एक्टिवेट होने पर ये बाद में फास्फोराइलेशन के कैस्केड को एक्टिवेट करता है, जिसमें कि ZEB70 डिफरेंट टाइप की कैस्केड को एक्टिवेट करते हुए, फास्फोराइलेशन करते हुए, जो फास्फोलाइपेज C है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इस फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करके सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि DAG एंड आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। साथ ही ZEB70 मल्टीपल फास्फोराइलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करता हुआ G प्रोटीन को भी एक्टिवेट करता है। यहाँ पर ये स्मॉल g प्रोटीन होते हैं, जिसके कारण RAS पाथवे और REC पाथवे एक्टिवेट होता है। वहीं पर आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जो होता है, PKC मीडिएटेड पाथवे स्टार्ट करता है, और डायसेल ग्लिसरॉल जो होता है, वो कैल्शियम मीडिएटेड पाथवे को एक्टिवेट करता है। साथ ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो ZEB70 होता है, वो ZEB70 मैंने अभी आपको बताया, जो फास्फोलाइपेज C है, C गामा के नाम से ये इनएक्टिव फॉर्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करता है और इसका फास्फोराइलेशन करता है। जैसे ही ये फास्फोलाइपेज C एक्टिवेट होता है, ये लिपिड्स जो बायोफॉस्फेट बाय लिपिड लेयर जो है, यहाँ से DAG और आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस करता है। जब इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट बनता है, तो ये एज ए कैल्शियम जो है इंट्रासेलुलरली इसको बढ़ाता है। वहीं पर जो DAG है, डायसेल ग्लिसरॉल, वो PKC यानी कि प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज C जो है इनएक्टिव कप्पा बीटा यानी कि न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिवेट करता है, और यहाँ पर इनएक्टिवेटेड कप्पा बीटा का जो फास्फोराइलेशन है वो हो जाता है, और फाइनली जो है न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा को, अभी तक जब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है ये न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, ये जो है एक ट्रांसलेशनल फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। तो ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इस समय इनएक्टिवेटेड फॉर्म में यहाँ रहता है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता, लेकिन जैसे इसका एक्टिवेशन होता है, नाउ इट इज़ ईजिली क्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते ही ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, इट हेल्प्स for the transcription of particular type of protein for the activation of T lymphocytes। वहीं हम आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट की बात करें, तो ये साइटोप्लाज्म में जो कॉलमोडिलिन होता है, उसके साथ में कैल्शियम की बाइंडिंग करवाता है, और ये जो कैल्शियम है, ये
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह से रिलीज करवाता है। तो इस प्रकार से कॉलमोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि कैल्सिन्यूरिन जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है उसके साथ बाइंड करके कैल्सिन्यूरिन कॉलमोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। ये एक्टिवेटेड फॉर्म NF80 जो फॉस्फोराइलेटेड था, इसको डीफॉस्फोराइलेशन करता है। तो यहाँ पर NF80 भी जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन आफ्टर डीफॉस्फोराइलेशन NF80 जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है। एंड देन आफ्टर ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसलोकेट होता है इनटू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये जो NF80 है ये स्पेशली रिक्वायर्ड होता है फॉर इस टाइप की जीन एक्सप्रेशन करने के लिए, जिससे कि टी सेल का ग्रोथ हो, और साथ में इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 4 है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 4 एंड अदर साइटोकाइंस के एक्सप्रेशन के लिए, साथ में टी सेल की ग्रोथ के लिए ये जो NF80 होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। टी सेल एक्टिवेशन में यहीं पर हम बात करेंगे स्मॉल जी प्रोटीन मीडिएटेड पाथवे की, जो कि रास पाथवे है। ये रास पाथवे का डिटेल डिपिक्टोरियल डायग्राम यहाँ दिया है कि जो TCR मीडिएटेड सिग्नल्स हैं, इसके कारण जो रास गोनिडीन डाइफॉस्फेट जो है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, और जैसे ही इसमें सिग्नल्स आते हैं तो रास जो है इसको GTP से GDP फॉर्म होता है और रास GDP एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो रास GDP इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है वो रास GDP एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है, और ये कन्वर्ट होता है रेफ में RAF। तो रेफ यहाँ पे ये एक जी प्रोटीन है, और ये बाद में रेफ कन्वर्ट होता है, मतलब ये जो कन्वर्ट होता है ये होता है मैक में MEK, और बाद में ये MEK जो है एक्ट करता है मैप काइनेस पर। यहाँ पर मैप काइनेस का फुल फॉर्म है माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। तो इस पाथवे को भी माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो RAS GTP है ये एक पाइवोट की तरह काम करता है, जो कि GTP के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है। और जो मैप काइनेस है ये यहाँ पर ELK जो कि एक न्यूक्लियस से बाउंड प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट करता है, इसका फॉस्फोराइलेशन करता है, जिसके फॉस्फोराइलेट होने से ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करता है। ये ELK फॉस्फोराइलेट होता है, और साथ में MAP मैप काइनेस जो होता है वो फॉस को भी जो है एक्टिवेट करता है, और फॉस का भी फॉस्फोराइलेशन कराता है। यहाँ पर ईक जो है इसका फॉस का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। फॉस जो है ये जून के साथ मिल करके डाइमर बनाता है, और जब ये डाइमर बनता है तो ये AP1 को एक्टिवेट करता है, और यहाँ ये जो AP1 है ये फर्दर जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही ये जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करता है, वैसे ही टी सेल का जो है एक्टिवेशन हो जाता है। एक्टिवेशन होगा, टी सेल का प्रोलिफरेशन होगा, और टी सेल की जो एक टाइप की जो सेल्स हैं उसकी सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो अभी तक हमने TCR/C3 मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो एक्टिवेशन है टी सेल का उसकी बात की, लेकिन सिर्फ इतने से ही एक्टिवेशन नहीं हो जाता टी सेल का। टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए कुछ अदर को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स के एक्टिवेशन की ज़रूरत भी होती है, और यहीं पर हम बात आती है TCR/CD3 कॉम्प्लेक्स के अलावा जो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी। और ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये CD28 मॉलिक्यूल और CTLA4 मॉलिक्यूल्स हैं। CTLA4 मॉलिक्यूल को हम CD152 मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। यानी कि CD28 जो होता है ये स्टिमुलेट होता है तो टी सेल के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वहीं जब
CTLA4 मॉलिक्यूल होता है वो टी सेल के सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी टी सेल के एक्टिवेशन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दोनों ही मॉलिक्यूल B7 फैमिली के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं, और B7 फैमिली के जो मॉलिक्यूल हैं ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो कि APC के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर, जैसे कि मैक्रोफेज के ऊपर, बी सेल के ऊपर और डेंड्राइटिक सेल के ऊपर। तो ये 3 टाइप की जो सेल्स हैं इस पर ये B7 फैमिली के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो इम्यूनोग्लोबुलिन चेन के जैसा होता है। साथ ही CD28 और CTLA4 इनका स्ट्रक्चर भी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के जैसा ही होता है, और इसके बाद भी ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक एक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, और जब B7 फैमिली के जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये एक्टिवेटेड सेल्स APC के ऊपर ही मिलते हैं। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, एक्टिवेटेड डेंड्राइटिक सेल, एक्टिवेटेड बी सेल्स। यहाँ पर जो CD28 मॉलिक्यूल है ये एक्टिवेटेड और रेस्टिंग दोनों टाइप की टी सेल के ऊपर मिलता है, जबकि CTLA4 जो होता है वो केवल एक्टिवेटेड सेल के ऊपर मिलता है, रेस्टिंग टी सेल के ऊपर नहीं मिलता है। तो अब हम इनिशियली देखें सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी एंटीजन जो है वो MSC कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है, और APC जो होती है ये टी सेल को इसको प्रेजेंट करता है। टी सेल में जो CD4 CD8 मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट होते हैं, बाइंडिंग होती है उसकी, और TCR जो होता है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, उसके साथ बाइंड करता है, और इसके साथ में ये जो पूरी कैस्केड मैकेनिज़्म है ये स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ में जो सेकेंड सिग्नल है वो को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स हैं, जो कि B7 मॉलिक्यूल के थ्रू होती है। तो यहाँ पर B7 मॉलिक्यूल जो होते हैं ये लिगेंड्स होते हैं जो APC के ऊपर मिलते हैं, और CD28 और CTLA4 मॉलिक्यूल जो होते हैं ये रिसेप्टर होते हैं जो कि टी सेल के ऊपर मिलते हैं। और CD28 जो है एक्टिवेटेड और रेस्टिंग दोनों टाइप की टी सेल के ऊपर मिलता है, जबकि CTLA4 जो है केवल एक्टिवेटेड टी सेल के ऊपर ही मिलता है। दोनों ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, और जब एक्टिवेट होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। ये देखा गया है कि जो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ CTLA4 है वो CD28 मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा होती है, और जो इसका एक्टिवेशन है वो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट में विदिन 24 आवर हो जाता है। तो CTLA4 मॉलिक्यूल एक्टिवेशन 24 आवर्स के बाद तक मैक्सिमम लगभग 2 to 3 डेज ऑफ पोस्ट स्टिमुलेशन तक चलता है, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर ये CTLA4 मॉलिक्यूल का जो जीन है अगर वो माइस में नॉकआउट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो आप समझें कि CD28 मॉलिक्यूल केवल टी सेल एक्टिवेशन ही करता रहेगा और टी सेल का प्रोलिफरेशन होता रहेगा, जिससे फाइनली एक डिसीज़ हो जाएगी जिसको हम कहते हैं लिम्फेडिनोपैथी। और इसमें देर इज़ enlargement ऑफ द lymph node, देर इज़ enlargement ऑफ स्प्लीन, इसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगेली, और ऐसे में 3 to 4 वीक्स आफ्टर बर्थ डेथ हो जाएगी। तो दैट्स वाई द CTLA4 signaling and CTLA4 molecule is very important in the lymphocyte homeostasis। तो लिम्फोसाइट का होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि ऐसे लिम्फोसाइट्स जिसको हमें सप्रेस करना है, जिसकी एक्टिविटी को कम करना है, तो वहाँ पर CTLA मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है, और जहाँ पर हमें लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन की ज़रूरत है वहाँ पर CD28 मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इन दोनों का जो आपस का कॉम्बिनेशन है वो इस टाइप से रहता है जिससे लिम्फोसाइट का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। साथ ही
CTLA4 मॉलिक्यूल जो होता है वो स्ट्रांगली B7 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, जबकि CD28 मॉलिक्यूल लेस मतलब पुअर एफिनिटी रखता है विद द B7 मॉलिक्यूल। तो ऐसे में जब CTLA मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली सप्रेस रहता है तभी CD28 मॉलिक्यूल बाइंड होता है। तो CTLA4 मॉलिक्यूल के टी सेल को सप्रेस करने और टी सेल की जो एक्टिविटी है उसको कम करने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और इसी मॉलिक्यूल की इस एक्टिविटी के कारण जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक काइमेरिक एंटीबॉडी बनाया। ये हमें पता है कि जो CTLA4 है इसकी एफिनिटी B7 मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ में हमें पता है कि बहुत सारी टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और इन टी सेल्स को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जो CTLA4 मॉलिक्यूल है उसको ह्यूमन IgG के जो रिसेप्टर है, IgG का जो ऊपर FAB वाला पोर्शन है उसके साथ में फ्यूज़ कर दिया। तो इस टाइप से IgG-Fc बना, और IgG-Fc जो होता है ये फ्यूज़ हो गया CTLA4 बाइंडिंग डोमेन के साथ में। तो ये काइमेरिक एंटीबॉडीज़ जो हैं ये ब्लॉक कर देती हैं B7 मॉलिक्यूल को, APC के B7 मॉलिक्यूल को। और जैसे ही APC के B7 मॉलिक्यूल का ब्लॉकेज इस CTLA4 काइमेरिक एंटीबॉडीज से होता है, वैसे ही टी सेल जो होती है वो सप्रेस होने लगती है, और इसके सप्रेशन से जो है ऑटो इम्यून डिसीज़, स्पेशली इसका ट्रायल किया गया है सोराइसिस वल्गेरिस ऑटो इम्यून डिसीज़ के केस में। और सोराइसिस वल्गेरिस जो है ये एक स्किन मीडिएटेड स्किन डिसीज़ है, एक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसीज़ है और टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इसीलिए कहीं ना कहीं CTLA4 IgG का जो है एक थेरेपेटिक इम्पोर्टेंस भी है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो इम्यूनोग्लोबिन IgG ह्यूमन IgG है उसका ये FC पोर्शन है, इतना नीचे का FC पोर्शन है, और इस FC पोर्शन के डोमेन को फ्यूज़ किया गया है CTLA4 बाइंडिंग डोमेन के साथ में। और ये बाइंडिंग डोमेन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाइंड करता है B7 मॉलिक्यूल के साथ में। तो इसीलिए ये काइमेरिक एंटीबॉडीज़ जो है बनाई गई फॉर द थेरेपेटिक पर्पस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून सोराइसिस वल्गेरिस। नाउ कम्स टू द क्लोनल एनर्जी। तो क्लोनल एनर्जी इंश्योर्स इफ एको स्टिमुलेटरी सिग्नल इज एब्सेंट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ द क्लोनल एनर्जी। तो अभी तक हमने ये समझा कि दो टाइप के सिग्नल की टी सेल को ज़रूरत होती है। पहला तो TCR CD3 मॉलिक्यूल बेस्ड सिग्नल, और दूसरा को स्टिमुलेटरी सिग्नल। को स्टिमुलेटरी सिग्नल में हमने पढ़ा CD28 मॉलिक्यूल और CTLA4 मॉलिक्यूल के बारे में, और B7 मॉलिक्यूल जो कि APC के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये होता है कि मतलब जब ये दोनों सिग्नल आते हैं, मिलते हैं, तभी जो है टी सेल एक्टिवेट होती है, अदरवाइज टी सेल जो है एक्टिवेट नहीं हो पाती। यहीं पर एक टर्म आता है, इसको हम कहते हैं क्लोनल एनर्जी। तो क्लोनल एनर्जी क्या होती है? टी सेल रिकॉग्नाइज, टी हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज एन एंटीजेनिक पेप्टाइड MHC कॉम्प्लेक्स समटाइम्स रिजल्ट इन एन स्टेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिवनेस कॉल्ड क्लोनल एनर्जी। तो क्लोनल एनर्जी टी सेल का एक नॉन रिस्पॉन्सिवनेस बिहेवियर है जिसमें MHC मॉलिक्यूल और पेप्टाइड, एंटीजेनिक पेप्टाइड आने के बाद में और TCR के मिक्स होने के बाद में फर्स्ट सिग्नल तो आ गया, पर फिर भी टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं हो पाई। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सेकेंड सिग्नल है जो कि B7 मॉलिक्यूल और CTLA4 और CD28 मॉलिक्यूल का आपस में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, जिसके कारण क्लोनल एनर्जी हो गई। तो ये पहली कंडीशन बनती है जिसमें सिग्नल 2 जो है CD28 मॉलिक्यूल का नहीं मिला, है ना। यहाँ CTLA की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ याद रखना, क्योंकि एक्टिवेशन हमेशा CD28 से होता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर हम
एक्सपेरिमेंटली CD28 के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं जो CD28 को ब्लॉक कर देता है। तो इसके ब्लॉकेज से भी ये कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल B7 के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा और ऐसे में टी हेल्पर सेल नॉन रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगी। इसको हम क्लोनल एनर्जी कहते हैं। तो ये दो टाइप की मैकेनिज्म के कारण क्लोनल एनर्जी होती है। पहला, जब CD28 मॉलिक्यूल जो है absent हो, और दूसरा जब CD28 मॉलिक्यूल तो हो लेकिन उसको हमने एंटीबॉडी से बाइंड कर दिया हो, या फिर तीसरा, जब B7 मॉलिक्यूल absent हो। अब आप सोचेंगे B7 मॉलिक्यूल कब absent रहेगा? तो जब भी ग्लूटरेल्डिहाइड फिक्स्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का यूज़ किया जाता है तो उसमें B7 मॉलिक्यूल absent होता है और ऐसे में जो टी हेल्पर सेल है उसका एक्टिवेशन नहीं होता और क्लोनल एनर्जी हो जाती है। कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के नहीं होने से या एब्सेंस ऑफ B7 मॉलिक्यूल्स के होने से ये होता है कि जब भी TCR CD3 मॉलिक्यूल की बाइंडिंग MSC कॉम्प्लेक्स से होती है तो जो साइटोकाइन प्रोड्यूस होना होते हैं उसमें से साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 2 जो है, स्पेशली इंटरल्यूकिन 2 जो है, बहुत कम प्रोड्यूस होता है। और इंटरल्यूकिन 2 के प्रोड्यूस नहीं होने से जो टी सेल है वो एनर्जी कंडीशन में चली जाती है। यहाँ पर एक कंडीशन और भी बनती है कि जब एंटी CD28 मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होती है उसके भी थ्रू सिग्नल्स जाते हैं, क्योंकि इधर जो है CD3 TCR मॉलिक्यूल जो होता है वो MSC कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो गया है। तो यहाँ MSC कॉम्प्लेक्स से CD3 और TCR मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन हो रहा है और यहाँ पर एंटी CD28 मॉलिक्यूल के थ्रू जो है CD28 मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन होता है। तो इसके एक्टिवेशन होने से जो इंटरल्यूकिन 2 के जीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और फर्दर जो है इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ होता है। तो ये भी एक कंडीशन बनती है। और यही कंडीशन अगर आप मान लीजिए एंटी CD28 मॉलिक्यूल की जगह नॉर्मल एलोजेनिक APC भी लेते हैं, जो कि एलोजेनिक का मतलब ये है कि जिसमें MSC मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन वो B7 मॉलिक्यूल रख रहा है। तो B7 मॉलिक्यूल जब CD28 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं तब भी इंटरल्यूकिन 2 के जीन एक्टिवेट होते हैं जो कि इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सुपर एंटीजन्स की। तो सुपर एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। ये सुपर एंटीजन जो है बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू रिलीज़ होते हैं और सुपर एंटीजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाइंड होते हैं टी हेल्पर सेल के जो TCR है उसके वेरिएबल बीटा चेन के साथ में, और जो MSC कॉम्प्लेक्स है उसके अल्फ़ा चेन के साथ में। तो ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो इससे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि जो सुपर एंटीजन है वो बाइंड होता है टी सेल के TCR के वेरिएबल बीटा चेन से और APC के जो MSC कॉम्प्लेक्स है उसके अल्फ़ा रीजन से बाइंड होता है। और इसकी इतनी स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है कि इसके कारण जो है टी सेल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज़ करती है। सुपर एंटीजन मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। एक्सोजेनस एंटीजन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा करके ग्राम पॉजिटिव द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, और एक्सोजेनस जो होते हैं वो सिक्रेटरी नेचर के होते हैं। जबकि एंडोजेनस जो होते हैं वो LPS वगैरह जो हमने पढ़े अभी, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। और जो एंडोजेनस सुपर एंटीजन होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, क्योंकि वो LPS वगैरह जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया का। सो नाउ अब हम यहाँ डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। सुपर एंटीजन्स इंड्यूसेस टी सेल एक्टिवेशन बाय बाइंडिंग द TCR एंड MSC मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली, दोनों के साथ ही बाइंड होते हैं। एक्सोजेनस वाले जो एंटीजन्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन से है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस टॉक्सिन है। तो ये पर्टिकुलरली टी सेल के बीटा वेरिएबल सीक्वेंस के साथ में TCR के साथ बाइंड होते हैं और अल्फ़ा पोर्शन ऑफ MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो एंडोजिनस होते हैं ये सुपर एंटीजन जो है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि कुछ माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस
इनकोड करते हैं इस टाइप के प्रोटीन, can integrate into the DNA of certain inbred mouse strain. After integration, retroviral protein are expressed on the membrane of infected cell. तो जो इन्फेक्टेड सेल होती है उसकी जो रेट्रोवायरल प्रोटीन्स हैं वहाँ मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होते हैं, और ये जो वायरल प्रोटीन्स हैं इसको हम कहते हैं माइनर लिम्फोसिटिक स्टिमुलेटिंग डिटर्मिनेंट्स। तो आप ये समझें कि ये जो मेमिलियन सेल्स हैं इसमें जो रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन होता है उसके होने के कारण, माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस के इन्फेक्शन होने के कारण ये सुपर एंटीजन बनते हैं। और ये किससे बाइंड होते हैं? ये भी बीटा वेरिएबल रीजन से टी सेल से बाइंड होते हैं, और एमएससी क्लास मॉलिक्यूल के जो अल्फा रीजन है उससे बाइंड होता है। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो सुपर एंटीजन है वो इसके कोई ग्रूव में ऐसे बाइंड नहीं होता, जबकि साइड में बाइंड होता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर ग्रूव नहीं है जहाँ ये बाइंड होता हो, साइड में, दोनों के साइड में बाइंड होता है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है ये। इसीलिए पॉलीक्लोनल स्टिमुलेशन ऑफ टी सेल देखने को मिलता है, और इस टाइप का सिग्निफिकेंट जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ 5% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट टी सेल्स में होता है। लेकिन ये 5% भी इतना ज़्यादा होता है कि इससे ओवर प्रोडक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल साइटोकाइन होने लगता है, जिसके कारण सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होती है। तो आप सोचें कि जब टी सेल में सिर्फ 5% में ही ये प्रॉब्लम हो रही है, तो भी जाकर के ओवर प्रोडक्शन होने के कारण और साइटोकाइन रिलीज होने के कारण सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो रही है। इसके सुपर एंटीजन स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी के जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो है फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग दैट इज़ इंड्यूस्ड बाय स्टेफाइलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन, और टॉक्सिक शॉक ये दूसरा एग्जांपल है, और दैट इज़ इंड्यूस्ड बाय द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये दो एक ऐसे एग्जांपल हैं जो कि सुपर एंटीजन में ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस होने के कारण होते हैं। साथ ही सुपर एंटीजन जो होता है वो टी सेल के मैच्योरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। हमें पता है कि टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस में होता है। सुपर एंटीजन प्रेजेंट इन द थाइमस ड्यूरिंग द थाइमिक प्रोसेसिंग विल इंड्यूस द नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ ऑल थाइमोसाइट्स। तो हमने नेगेटिव सिलेक्शन पढ़ा था, एक होता है पॉजिटिव सिलेक्शन जिसमें वो एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड होता है टी सेल और पॉजिटिव सिलेक्शन देता है। दूसरा होता है नेगेटिव सिलेक्शन, कि जब वीक बाइंडिंग होती है फॉरेन एंटीजन से, फिर से फॉरेन एंटीजन तो रहता नहीं है, जब स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है सेल्फ एंटीजन से, तो ऐसे का नेगेटिव सिलेक्शन होता है और एपोप्टोसिस हो जाती है। तो यहाँ पर सुपर एंटीजन से भी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, और जब सुपर एंटीजन के साथ में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है तब TCR वेरिएबल डोमेन करस्पॉन्डिंग टू द सुपर एंटीजन स्पेसिसिटी वाले जो होते हैं उनका डिलीशन होने लगता है ना। ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होने के कारण डिलीशन होने लगता है। तो एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस सुपर एंटीजन के कारण जो होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑल टी सेल दोज रिसेप्टर पोजेस बीटा वेरिएबल डोमेन टारगेटेड बाय द सुपर एंटीजन। तो जहाँ जहाँ एंटीजन की बिल्कुल स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाती है, जहाँ जहाँ हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा हैवी बाइंडिंग हो जाती है सेल्फ एंटीजन के साथ में, तो वहाँ पर वो टी सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एपोप्टोसिस हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ सुपर एंटीजन जो होता है वो टी सेल के साथ में थाइमस में मैच्योरेशन के टाइम पे जब बाइंड होता है तब बहुत ज़्यादा बाइंडिंग होने जाने के कारण ऐसी टी सेल्स का एपोप्टोसिस हो जाता है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि अब ये सुपर एंटीजन जो हैं ब्लड में घूमते रहेंगे, सर्कुलेट होते रहेंगे, और इनको कोई भी टी सेल जो है हार्मफुल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही ऐसी सारी टी सेल का डिलीशन कर दिया है। तो नंबर ऑफ सुपर एंटीजन्स की एक लिस्ट है इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे स्टेफाइलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन्स, इसमें SE यानी स्टेफाइलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन, ये A, B, C1, C2, C3, D और E ऐसे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं ये, और इन सभी से जो है फूड पॉइजनिंग होती है। और माउस और ह्यूमन में जो बीटा वेरिएबल स्पेसिसिटी है ये मिली है इन नंबर्स पर। अब ये नंबर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं याद रखना, तो हम मोटा मोटा याद रख लेते हैं। नेक्स्ट सुपर एंटीजन है TSST1, जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, और ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करते हैं डिसीज़।
इसके बाद नेक्स्ट सुपर एंटीजन एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस टॉक्सिन, इसको EXFT टॉक्सिन कहते हैं, जिससे स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम होता है। देन माइकोप्लाज्मा आर्थराइटिस सुपरनेटेंट है, जिसको मास कहते हैं, और इससे आर्थराइटिस और शॉक होता है। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 आते हैं स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स, जिसमें 4 एक्सोटॉक्सिन्स हैं, जिससे रूमेटिक फीवर और शॉक होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट सुपर एंटीजेंस की लिस्ट है पूरी। आई थिंक ये अगर आप बताते हैं, एग्ज़ाम में बनाते हैं इसको, तो इससे अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। सो द टी सेल डिफ्रेंशिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि CD4 और CD8 टी सेल्स जो होती हैं वो थाइमस में मैच्योर होती हैं। मैच्योर होने के बाद में वो G0 फेस कंडीशन में ही जो है ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है। और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद में अगर वो किसी भी एंटीजन से एनकाउंटर नहीं होती, तो उसको हम नेओ टी सेल कहते हैं, यानी कि बिना किसी एंटीजन के जो टी सेल है वो G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल में ही ब्लड सर्कुलेशन में घूमती रहती है। और इसमें ब्लड सर्कुलेशन से बाद में ये लिम्फेटिक सिस्टम में भी जाती है, जहाँ लिम्फेटिक सिस्टम में भी एज ए नेओ टी सेल ही सर्कुलेट होती रहती है। इस टी सेल का जो मेन प्लेस होता है वो होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू सच एज लिम्फ नोड्स, जहाँ पर ये रहती है। और लिम्फ नोड्स से होते हुए वापस से एफरेंट लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए ये जो टी सेल्स है वो थॉरेसिक डक्ट में चली जाती है, और थॉरेसिक डक्ट में जाने के बाद वापस से ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है। तो इस टाइप से ये देखा गया है कि लगभग 12 से 24 घंटे में एक बार कोई एक टी सेल जो है वो कंप्लीट सर्कुलेट हो जाती है। 12 से 24 घंटे में कोई एक टी सेल कंप्लीट रिसर्कुलेट हो जाती है। और ऐसी लगभग 1 × 10⁵ नेओ टी सेल्स होती हैं जो किसी भी एंटीजन से जो है एनकाउंटर नहीं होती है। तो इस टाइप से जो नेओ टी सेल का जो रिपर्टायर है ये बहुत लार्ज होता है, लार्ज स्केल में इसका सर्कुलेशन होता है, और ये ऐसे ही ब्लड में और लिम्फ में सर्कुलेट करती रहती है। तो यहाँ पर जो नेओ टी सेल्स होती हैं उसमें कंडेंस्ड क्रोमेटिन होता है, वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, लिटिल ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी होती है। जैसे ही कोई एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज करती है टी सेल, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए एंटीजन MSC कॉम्प्लेक्स के साथ TCR मॉलिक्यूल बाइंड होता है, साथ में CD28 और B7 का इंटरेक्शन होता है, जिससे फर्दर टी सेल इनलार्ज होती है और ब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एंटीजन के रिकॉग्नाइज करने के बाद लगभग 48 आवर्स लगते हैं, जिसके बाद में टी सेल इनलार्ज होकर ब्लास्ट सेल में कन्वर्ट होती है। और अब ये जो है टी सेल, इसमें फर्दर सेल डिवीज़न होता है, और सेल डिवीज़न होकर ये G1 फेज़ में चली जाती है। G1 फेज़ में जाने के बाद में जो भी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो जो mRNA बनता है वो जो स्पेशली इंटरल्यूकिन 2, ये हमेशा याद रखना है कि सबसे पहला कौन सा साइटोकाइन रिलीज होता है, वो होता है इंटरल्यूकिन 2। तो इंटरल्यूकिन 2 का ट्रांसक्रिप्शन होता है यहाँ पे, एंड जो इंटरल्यूकिन 2 का अल्फ़ा चेन है उसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड द अल्फ़ा चेन ऑफ द हाई एफिनिटी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। तो ऐसा इसकी जो हाफ लाइफ होती है mRNA की, mRNA चूँकि डिग्रेडेबल रहता है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो इंटरल्यूकिन 2 के mRNA की जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स हैं उसके कारण बढ़ जाती है। तो हाफ लाइफ को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स कौन कौन से हैं, ये वाले जो हमने अभी पढ़े, CD28 और B7 इंटरेक्शन जो हो रहा है ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल है। इसके कारण जो है इंटरल्यूकिन 2 mRNA की जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाती है, और देर इज़ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2, और इंटरल्यूकिन 2 का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी बढ़ जाता है। इंटरल्यूकिन 2 mRNA की हाफ लाइफ बढ़ जाती है, साथ में इंटरल्यूकिन 2 का जो एक्टिवेशन के टाइम पर कंसंट्रेशन है वो 100 फोल्ड बढ़ जाता है। और ये फर्दर इंटरल्यूकिन 2 जो होता है
वो खुद की ही सेल्स को एक्टिवेट करता है और अदर टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे टी सेल्स जो होती हैं उसमें 2 to 3 टाइम्स पर डे फॉर 4 to 5 डेज तक इसमें जो होता है टी सेल में डिवाइडेशन होता है। और इसके कारण जो है एक पर्टिकुलर टाइप की जो क्लोन्स हैं टी सेल की, वो पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। तो ऐसा इसका एक डायग्राम भी है। जैसे CD28 मॉलिक्यूल और B7 मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हुआ, ये कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल हैं। और यहाँ TCR CD3 मॉलिक्यूल है जिसका इंटरेक्शन MSC कॉम्प्लेक्स से हुआ है, जहाँ सेंटर में एंटीजन है। और ये APC है। APC जब MSC क्लास के साथ में आता है तो टी सेल का एक्टिवेशन करता है। टी सेल में एक्टिवेशन होने पर इंटरल्यूकिन 2, एक तो साइटोकाइंस का भी प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइटोकाइंस एंड देन ट्रांसलेशन ऑफ साइटोकाइंस। साथ में जो जो रिसेप्टार है इसके, इंटरल्यूकिन 2 के जो रिसेप्टार है, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है। तो इंटरल्यूकिन 2 जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बढ़ेगा। और दोनों ही कंडीशन में इंटरल्यूकिन 2 खुद रिलीज होकर के जो है खुद के ही ऊपर एक्ट करता है, जिसके कारण जो सेल होती है इसमें मल्टीपल डिविजन्स, 2 to 3 टाइम्स ऑफ डिविजन्स होते हैं। और फर्दर इन डिविजन्स के कारण जो है कुछ सेल मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ सेल्स जो होती हैं टी सेल, वो इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली जो टी हेल्पर सेल है वो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद में ये एक्टिवेट करती है बी सेल्स को और साथ में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। ये मेमोरी सेल्स भी बनाती है। और जो इफेक्टर सेल्स होती हैं ये एक्चुअल में बहुत कम टाइम के लिए इसका लाइफ स्पान होता है, लगभग फ्यू डेज से लेकर के फ्यू वीक्स। क्योंकि जो नेओ टी सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लाइफ कितनी बार सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन एक बार जब इसका इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं ये, तो कुछ फ्यू डेज से लेकर फ्यू वीक्स तक ही इसका लाइफ स्पान रहता है। ये टी हेल्पर सेल लगभग दो अलग अलग सब पॉपुलेशन में कन्वर्ट होती है। पहली टी हेल्पर सेल 1 सबसेट है, जो कि इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा रिलीज करती है, जो कि स्पेशली सेल मीडिएटेड फंक्शन के लिए और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि ये इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा जो होता है वो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी ओर टी हेल्पर सेट 2 सब पॉपुलेशन जो है, ये इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6 से इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करता है। और ये सब पॉपुलेशन मेनली एक्टिवेट करता है बी सेल को। तो दोनों टी हेल्पर सेल 1 और टी हेल्पर सेल 2 के अलग अलग फंक्शन है। टी हेल्पर सेल 1 जो है वो साइटोटॉक्सिक टी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं टी हेल्पर सेल 2 जो होता है वो ह्यूमरल जो है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं टी हेल्पर सेल जो होता है वो मेमोरी सेल भी बनाती है। और मेमोरी सेल में स्पेशली कोई अलग टाइप के रिसेप्टर नहीं होते। मेमोरी सेल एक्चुअल में नेओ सेल जैसी ही होती है। और मेमोरी टी हेल्पर सेल जो होती है वो एक्चुअल में G0 स्टेज में ही होती है, जैसे हमारी नेओ टी सेल G0 फेज में रहती है। बस डिफरेंस इतना रहता है कि नेओ टी सेल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइटिक सेल से ही एक्टिवेट होती है, जबकि मेमोरी टी सेल जो होती है वो मैक्रोफेज से, डेंड्राइटिक सेल से और बी सेल से भी एक्टिवेट हो सकती है। नाउ अब हम बात करेंगे टी सप्रेसर सेल की। टी सप्रेसर सेल CD4 पॉजिटिव और CD25 पॉजिटिव होती है। CD4 पॉजिटिव और CD25 पॉजिटिव होती है। इनको सप्रेसर टी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि टी सेल पॉपुलेशन दैट कुड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग अर्ली 1970। तो ये क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स का सप्रेशन करने वाली सेल्स होती हैं, इसलिए इनको सप्रेसर टी सेल्स कहते हैं। ये जो सप्रेसर सेल्स होते हैं बेसिकली इनका रेगुलेटरी रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि ये इम्यून सेल्स का रेगुलेशन करते हैं। जैसे अगर टी सेल, सप्रेसर टी सेल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो जो वैक्सीन होती है वो हम इम्यूनाइजेशन में जब यूज़ करते हैं तब उसका काम क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना होता है, यानी कि वो इस टी सप्रेसर सेल के रिस्पॉन्स को कम करने का काम करती है। जो कन्वेंशनल वैक्सीन होती है वो इन टी सेल को सप्रेस करने का काम करती है ताकि इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके।
और अगर इसी के अपोजिट हम बात करें तो अगर सप्रेसर टी सेल्स का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा रहा, यानी कि इसकी पॉपुलेशन अगर बढ़ गई, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिसीज़ में। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लिम्फोमा होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर लिम्फोसाइट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब ऐसे में ये सप्रेसरी टी सेल्स जो होंगी, इसका अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसीज़ पे कंट्रोल कर सकेंगे। साथ ही जो हमारा ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसको भी रोका जा सकता है, या टिश्यू रिजेक्शन, या फिर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करते हैं तब इस समय भी हमें इम्यून सिस्टम के डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कंडीशन में हम जो टी सप्रेसर सेल पॉपुलेशन है इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम टिश्यू रिजेक्शन को या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिजेक्शन को रोक सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की और उनके को स्टिमुलेटरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो डेंड्राइटिक सेल एक ऐसी सेल है जो रेस्टिंग फेज में कभी होती ही नहीं है, ये हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है। इसलिए डेंड्राइटिक सेल जो होता है एक ये जो है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स तो देता ही देता है, साथ में ये हमारा जो है नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स भी देता है या इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स भी देता है। इसमें एंटीजन का एंडोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस करने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे लैंगरहैंस सेल्स वगैरह में। इसमें इनबोर्न कंजिक्यूटिव क्लास सेकेंड एमएससी का एक्सप्रेशन होता ही रहता है। तो कंटिन्यू एमएससी एक्सप्रेशन होने के कारण ये जो है पोटेंट एक्टिवेटर होती है कि ये जो नेओ टी सेल्स हैं, इफेक्टर टी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, सभी को एक्टिवेट करने की कैपेसिटी रखती है। इसमें B7 मॉलिक्यूल भी कंटिन्यू एक्सप्रेस होता रहता है। बाकी आप देखेंगे कोई भी ऐसी पोटेंट इफेक्टिव सेल नहीं है जो कि नेओ टी सेल को भी एक्टिवेट कर दे। नेओ टी सेल मतलब ये होती है कि एक ऐसी टी सेल जो अभी तक किसी भी एंटीजन से एक्सपोज नहीं हुई है, तो ऐसे को भी एक्सपोज करके ऐसे को भी एक्टिवेट करने का काम डेंड्राइटिक सेल आराम से कर लेती है। मैक्रोफेज की बात करें तो मैक्रोफेज रेस्टिंग कंडीशन में मैक्रोफेज में भी ना तो एमएससी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है, ना को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल B7 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होते हैं, ना ही इसमें टी सेल को एक्टिवेट करने की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले मैक्रोफेज को खुद भी किसी एंटीजन की ज़रूरत होती है, जैसे LPS है, इंटरफेरॉन गामा है, जिससे कि इसमें बाद में क्लास 1 मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन होता है, B7 का एक्सप्रेशन होता है, और क्लास 2 मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन होता है। तो आप ये देखेंगे कि रेस्टिंग फेज में तो क्लास 1 मॉलिक्यूल ऑफ एमएससी का ही एक्सप्रेशन होता है, पर एक्टिवेटेड कंडीशन में क्लास 1 और क्लास 2 दोनों ही मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन मैक्रोफेज पे देखने को मिलता है। मैक्रोफेज एंटीजन का फेगोसाइटोसिस से अपटेक करते हैं, इसमें क्लास सेकंड का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, इंड्यूसिबल B7 मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, और ये इफेक्टर और मेमोरी टी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम बी सेल की बात करें तो बी सेल भी जो होता है रेस्टिंग फेज में रहता है, और रेस्टिंग फेज में इसमें क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल तो एक्सप्रेस होता है, लेकिन इसमें B7 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं होता। इसमें जो एंटीजन है, एंटीजन अपटेक का रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है, और इसमें इफेक्टर टी सेल और मेमोरी सेल को एक्टिवेट करने की प्रॉपर्टी होती है। ये है रेस्टिंग बी सेल की बात। अब जब बी सेल एक्टिवेट होती है तो बी सेल एक्टिवेट होने पर एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करती है, जो कि रेस्टिंग स्टेज में भी कर रही होती है। एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करती है, जो कि रेस्टिंग फेज में भी कर रही होती है। इसमें बस डिफरेंस इतना ही आता है कि जो B7 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है, और जो एक्सप्रेशन ऑफ एमएससी क्लास सेकेंड कम हो रहा होता है रेस्टिंग फेज में, जो कि बढ़ के ट्रिपल टाइम हो जाता है। और इसमें आफ्टर एक्टिवेशन नेओ टी सेल को, इफेक्टर टी सेल को और मेमोरी सेल को एक्टिवेट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो यहाँ पर ये भी नेओ टी सेल को एक्टिवेट कर सकती है, एक्टिवेटेड बी सेल्स। इसमें एक्टिवेटेड बी सेल में जो एंटीजन अपटेक की प्रॉपर्टी वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू होती है। नाउ लेट्स कम्स टू डिस्कस विथ सेल डेथ एंड टी सेल पॉपुलेशन। तो टी सेल पॉपुलेशन का होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए और टी सेल का
जो एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि बहुत सारी जो सेल्स हैं उसका एपोप्टोसिस हो। तो ऐसी सेल्स, टी सेल की अगर मैं बात करूं तो ऐसी सेल का एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि नेगेटिव सिलेक्शन में फेल हो जाती हो। यानी कि एक होता है पॉजिटिव सिलेक्शन जिसमें वो सेल्फ एमएससी को रेस्ट्रिक्टेड ना होकर विदाउट एमएससी के भी एंटीजन को ट्रैप करती हो। तो ऐसी जो टी सेल्स हैं उसका हम एपोप्टोसिस हो जाना चाहिए। साथ में नेगेटिव सिलेक्शन में जो सेल्फ एंटीजन है प्लस एमएससी मॉलिक्यूल है उसको रिकॉग्नाइज करती हो और स्ट्रांगली उससे बाइंड होती हो, ऐसी जितनी भी सेल्स होती हैं टी सेल, उसका भी एपोप्टोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि नेगेटिव सिलेक्शन में फेल होती हूँ। तो ये दो रीज़न है जिससे एपोप्टोसिस होना बहुत ज़रूरी है। साथ में बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जैसे ऑटो इम्यून डिसीज कॉज हो जाता है, तो एपोप्टोसिस होना उनका भी बहुत ज़रूरी है। और एपोप्टोसिस अल्टीमेटली एक फीटल लाइफ का या फिर एक कहें कि होम्योस्टेसिस ऑफ टी सेल एंड बी सेल पॉपुलेशन के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए एपोप्टोसिस बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में ये भी आ सकता है कि राइट डाउन अबाउट द होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म ऑफ टी सेल। तो हम इसमें एपोप्टोसिस का पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे। एपोप्टोसिस के लिए बहुत सारे सिग्नल्स डिपेंडेंट होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिग्नल्स वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में भी एपोप्टोसिस के लिए सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो बेसिक सिग्नल्स हैं उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले विड्रॉल ऑफ ग्रोथ फैक्टर हटा लिए जाएंगे ताकि एपोप्टोसिस हो जाए। ट्रीटमेंट विथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देन इसके बाद टीसीआर सिग्नलिंग। तो टीसीआर सिग्नलिंग से भी हम कुछ सिग्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ट्रीटमेंट होता है, ग्रोथ फैक्टर का रिमूवल होता है जिससे एपोप्टोसिस होता है। ईच ऑफ दिस सिग्नल्स एंगेज यूनिक सिग्नलिंग पाथवे बट इन ऑल केसेस द एक्चुअल execution of cell involves the activation of specialized set of protease known as caspase। तो ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं इन सब का मेन जो बॉस है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर द एपोप्टोसिस एंड दैट इज़ द प्रोटीएज। और इस प्रोटीएज का नाम क्या है? केस्पास। तो हम केस्पास के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस प्रोटीएज को एक निमेटोड में देखा गया और इस निमेटोड का नाम था सी इलिगेंस। तो सी इलिगेंस का जो सेल्स होती हैं उसमें ये सिस्टीन रिच या सिस्टीन प्रोटीएज का इनकोड मिलता है विद स्पेसिफिसिटी फॉर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज, जिसमें एस्पार्टिक एसिड के रेसिड्यूज भी थे। तो सिस्टीन प्रोटीएजेस होते हैं ये, और अबाउट 14 सिस्टीन प्रोटीएजेस या फिर केस्पास देखने को मिलते हैं। और ये केस्पास ऑलमोस्ट सभी सेल्स के द्वारा कोड किए जाते हैं ताकि इन फ्यूचर इन सभी सेल्स की डेथ हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो सभी अपने साथ केस्पास तो रखती हैं और एपोप्टोटिक डेथ के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, लेकिन ये सेल खुद को इस एपोप्टोटिक डेथ से प्रोटेक्ट करती हैं ताकि सेल का सर्वाइवल भी हो सके। पर कभी कभी ये अननोन रीजंस के कारण सेल की डेथ हो जाती है या फिर सेल की एजिंग होने के कारण डेथ हो जाती है। तो ये कैसे होता है ये अभी भी अननोन है, लेकिन जो सेल डेथ सिग्नलिंग पाथवे है उसमें केस्पास की प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होती है और उसका एक्टिवेशन हो जाता है। तो इट लीड्स टू टर्न इनटू एन इफेक्टार केस्पास, मतलब जो इनएक्टिव केस्पास होता है वो इफेक्टार केस्पास में कन्वर्ट हो जाता है और इसके कारण जो है एपोप्टोटिक सेल डेथ हो जाती है। तो यहाँ टी सेल की बात करें तो यहाँ पर जो केस्पास प्रोटीन है या केस्पास प्रोटीनेज जो है उसका किस टाइप से एक्टिवेशन होता है और एपोप्टोसिस होता है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी दो मैकेनिज़्म है टी सेल में। पहली टी सेल में जो मैकेनिज़्म है वो है कि जो फास एल है यानी कि फास लाइगेंड है और फास है ये ट्राइमर बनाते हैं, और जो फास्ट लाइगेंड है वो फास्ट के साथ जो नियरेस्ट टी सेल है उसके साथ बाइंड करते हैं।
तो टी सेल में ही फास्ट लिगेंड बनता है, टी सेल में ही फास्ट बनता है, और ये नियर अबाउट जो भी टी सेल होती है उसमें फास्ट लाइगेंड और फास्ट आपस में बाइंड होते हैं, जिससे कि सिग्नल प्रोडक्शन होता है। ये सिग्नल जनरेशन फ्रॉम फास्ट टू, जैसे ही फास्ट ट्राइमर फॉर्म में बनता है वैसे ही नियर अबाउट जो भी FADD होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। और FADD में प्रो के पास 8 होता है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, जो कि FADD के फास्ट से अटैच होते ही एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रो का केस पास 8 एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ केस पास 8 में कन्वर्ट होता है। ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ केस पास जो है ये बिड का ट्रंकेटेड फॉर्म बनाता है, और ये ट्रंकेटेड बिड जो होते हैं ये इधर मैक्रोफेज को, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करते हैं। अब इधर हम समझेंगे दूसरी एक्टिविटी केस पास के एक्टिवेट होने की ये है कि TCR मॉलिक्यूल MSC कॉम्प्लेक्स के साथ को रिकॉग्नाइज करके और साथ में एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट होते हैं। ये टी सेल जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से सीधे AIF रिलीज करवाते हैं। ये AIF जो है इसका फुल फॉर्म है एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। तो जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेटेड टी सेल खुद के माइटोकॉन्ड्रिया से एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग फैक्टर रिलीज करवाती हैं, जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करती है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो साइटोक्रोम C साइटोसोल में रिलीज कर देते हैं। ये साइटोक्रोम C जो होते हैं वो APAF1 से बाइंड होते हैं और APAF1 को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि APAF1 और इसी साइटोसोल में जो प्रो केस्पास 9 होता है वो भी बाइंड होता है और अल्टीमेटली केस्पास 9 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ जो APAF है ये केस्पास 9 के साथ मिल करके एपोप्टोसोम बनाता है। ये एपोप्टोसोम प्रो केस्पास 3 जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जो साइटोसोल में होता है, उसको कन्वर्ट करता है केस्पास 3 में। केस्पास 3 एक एक्टिवेटेड फॉर्म है और ये केस्पास 3 एपोप्टोसिस सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करता है और फाइनली एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करता है, जिससे कि सेल डेथ होती है या एपोप्टोसिस हो जाती है। तो फास्ट लाइगेंड मीडिएटेड जो टी सेल डेथ है, ये जब जो टी सेल होती है वो मैच्योर होकर के जब लिम्फेटिक सिस्टम में रन करती है और थाइमस से निकल चुकी होती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटीजन का एनकाउंटर होता है और एंटीजन एनकाउंटर होने के बाद में टी सेल का एक्टिवेशन होता है। अब ड्यू टू परसिस्टेंट स्टिमुलेशन एंड रिपीटेड स्टिमुलेशन, मतलब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड स्टिमुलेशन एंड परसिस्टेंट स्टिमुलेशन। इससे क्या होता है, टी सेल बार बार एक्टिवेट होती रहती है। इसीलिए ऐसी कंडीशन में को एक्सप्रेशन ऑफ फास्ट एंड फास्ट लिगेंड होता है। फास्ट और फास्ट लिगेंड का को एक्सप्रेशन भी साथ में हो जाता है। और ये जो फास्ट और फास्ट लिगेंड मीडिएटेड टी सेल एपोप्टोसिस है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ, यानी AICD, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ, AICD। अब ये देखा गया है कि जो LPR माइस हैं, इसमें जो फास्ट जीन है वो उसका म्यूटेशन हो जाता है और फास्ट जीन की म्यूटेशन हो जाने पर जो टी सेल का एपोप्टोसिस है वो नहीं हो पाता और कंटिन्यूसली जो टी सेल है वो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करती रहती है और इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करते रहने से और भी ज़्यादा टी सेल का प्रोलिफरेशन होता रहता है। तो एक तो ये इसके कारण होता ये है कि ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती है। साथ में दूसरा एक और जीन है वो है GLD जीन। GLD जीन भी जो है ये भी माइस में देखा गया है कि इसके म्यूटेशन हो जाने के कारण जो फास्ट जीन है वो म्यूटेट हो जाता है और फास्ट जीन के म्यूटेट होने से जो फास्ट लाइगेंड कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाता और एपोप्टोसिस नहीं हो पाती और इसके कारण भी जो है ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है। तो जैसे फास्ट लाइगेंड मीडिएटेड एपोप्टोसिस होता है, वैसे ही ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर मीडिएटेड लाइसिस भी होता है। तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर
रिसेप्टर मीडिएटेड जो लाइसिस है वो सेम वही पाथवे फॉलो करता है और उसमें भी केस्पास 8 जो है वो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर हम रखते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर लाइगेंड और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर। तो ये एक और मैकेनिज्म है। अब इसके अलावा हम ये समझेंगे कि आखिर थाइमस के अंदर जब पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन होता है वहाँ पर भी एपोप्टोसिस होती है। तो वो एपोप्टोसिस कैसे होती है, इसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है और इसको हम ये थर्ड एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म के रूप में समझेंगे कि जो थाइमस के अंदर टी सेल है उसमें जब नेगेटिव सिलेक्शन या पॉजिटिव सिलेक्शन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में से एक एक जो है एक तो AIF रिलीज होता है और एक जो है APAF रिलीज होता है। यहाँ जो APAF है इसका मतलब है एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 और ये एपोप्टोटिक प्रोटीएज फैक्टर एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 जो है ये बाइंड होता है केस्पास 9 से और ये साइटोक्रोम C से, और साइटोक्रोम C जो होता है इससे ये बनाता है एपोप्टोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो टाइप के एपोप्टोटिक फैक्टर रिलीज करता है। पहला तो होता है साइटोक्रोम C जो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, लेकिन जैसे ही एपोप्टोसिस इनिशिएट होती है वैसे ही ये साइटोक्रोम C जो है रिलीज़ हो जाता है और रिलीज़ होकर साइटोसोल में आ जाता है। और यहाँ पर ये जो साइटोसोल में APAF1 है ये एक ऑलिगोमेरिक फॉर्म है जो कि बाद में मल्टीमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम एपोप्टोसोम कहते हैं। वहीं ये जो AIF है इसका फुल फॉर्म होता है एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। तो ये एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर जो है ये भी एपोप्टोसिस इनिशिएट करता है बाय प्रमोशन ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये एक और मैकेनिज्म है जिससे एपोप्टोसिस होता है, क्योंकि फर्दर जो एपोप्टोसोम है वो केस्पास 3 को एक्टिवेट करता है और केस्पास 3 जो होता है वो एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार से जो फास्ट लाइगेंड बेस्ड एपोप्टोसिस है उसमें सेल डेथ जो है 2 to 4 आवर्स में हो जाती है। अब एपोप्टोसिस को अगर रोकना है तो क्या करना होगा? अच्छा, इसमें एक लाइन और है कि अगर TCR मीडिएटेड नेगेटिव सिलेक्शन से एपोप्टोसिस होती है तो उसमें लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। अब अगर एपोप्टोसिस को रोकना है तो क्या होता है? एपोप्टोसिस रोकने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो है BCL2 फैमिली की मैकेनिज़्म। BCL2 फैमिली में BCL2 आता है और BCLXL आता है। ये दोनों ही जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहते हैं और ये जो प्रोटीन है दोनों ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं, स्ट्रांगली एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। ये कैसे करते हैं हालांकि इतना डिटेल में तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C रिलीज़ होता है उसके रिलीज़ को रेगुलेट करते हैं और उसके रिलीज़ को रोकने का काम करते हैं। तो हमने जैसा कि यहाँ पर देखा कि जो साइटोक्रोम C रिलीज़ होता है जिससे मैक्रोफेजेस से जिसके कारण एपोप्टोसिस होती है, ये साइटोक्रोम C जो होता है वो इस BCL2 प्रोटीन फैमिली से इनहिबिट हो जाता है और रिलीज़ नहीं हो पाता। BCL2 फैमिली की जो है 3 ग्रुप्स हैं अलग अलग, इसके बारे में हम समझेंगे। जो ग्रुप फर्स्ट है इसमें एंटी एपोप्टोटिक BCL2 आता है और BCLXL आता है। ग्रुप सेकेंड और ग्रुप थर्ड मेंबर जो हैं वो प्रो एपोप्टोटिक होते हैं जिसमें बेक्स आता है और बेक आता है BAK। इसके अलावा जो ग्रुप थर्ड है इसमें बिड आता है और बीम आता है। तो इस टाइप से 3 ग्रुप हैं। और जो बिड है यहाँ पर हम समझेंगे बिड के बारे में कि जो बिड है जैसा हमने यहाँ पर भी देखा था कि बिड साइटोसोल में होता है। ये एक प्रोटीन है जो कि ट्रंकेटेड बिड बनाता है और ये ट्रंकेटेड बिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है। तो जो ग्रुप 3 में एंटी एपोप्टोटिक बिड और बिम हैं ये क्या करते हैं?
इसको समझते हैं कि ये दो ग्रुप हो गए। ग्रुप फर्स्ट में आ गया आपका एंटी एपोप्टोटिक, जिसमें BCl2 और BCl-XL आ गया। ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड में प्रो एपोप्टोटिक आ गए। तो ग्रुप फर्स्ट वाले जो हैं मेंबर, वो ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड के साथ में बाइंड होते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। मतलब ग्रुप वन एक तरफ है और ग्रुप सेकंड और थर्ड एक तरफ है। ये आपस में जब डाइमराइज हो जाते हैं तो एज ए एंटी एपोप्टोटिक मेंबर ये काम करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जितनी भी एपोप्टोसिस की एक्टिविटी है, जैसे कि बीड का ट्रंकेटेड होना और केस्पास 8 का जनरेट होना, इन सब को ब्लॉक कर देते हैं। और जितना भी माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण जो है डेथ इनहिबिट हो जाती है या एपोप्टोसिस रुक जाती है। ये एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म है जो कि काफ़ी टाइम से, एंशियंट टाइम से कंजर्व्ड है और सालों से यही है। और जितनी भी वर्टिब्रेट्स और जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं सभी में एपोप्टोसिस की जो मैकेनिज़्म है वो यही है। और स्पेशली अब हम टी सेल की बात करें तो टी सेल के जो होम्योस्टेसिस की मैकेनिज़्म है वो भी यही है। सो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द एपोप्टोटिक मैकेनिज़्म of T cell and write down the homeostasis mechanism of T cell, तो this is all about the answer of that question। तो अभी तक हमने जितनी भी बात करी है वो सारी अल्फ़ा बीटा TCR के बारे में बात की है। ऐसी एक सब पॉपुलेशन होती है जिसको हम बोलते हैं गामा डेल्टा टी सेल पॉपुलेशन। और इसका मतलब ये है कि इसमें जो TCR है उसमें जो चेन होती है उसमें एक चेन गामा होती है और एक चेन डेल्टा होती है। तो ये देखा गया 1986 में कि टी सेल की ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें CD3 एक्सप्रेस होता है। तो हमने वो पढ़ा था कि अल्फ़ा बीटा में भी CD3 एक्सप्रेस होता है, तो इसमें भी एक्सप्रेस होता है, बट फेल्स टू स्टैंड विद द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू अल्फ़ा। मतलब ये है कि गामा डेल्टा चेन मिली जो कि अल्फ़ा बीटा चेन, चूँकि हमने एंटीबॉडी लगाया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और वो अल्फ़ा बीटा के साथ बाइंड नहीं हुआ, दैट मीन्स वो गामा डेल्टा चेन थी। इसमें ह्यूमन के केस में देखा गया कि लगभग 5% या उससे लेस गामा डेल्टा हेटेरोडाइमर मिलता है। और माइस के केस में 1 to 3% ये होता है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में भी मिलता है, स्किन में भी मिलता है, पल्मोनरी एपिथेलियम में भी ये वाली जो टी सेल्स होती हैं जिसमें गामा डेल्टा TCR होता है वो मिलता है। लगभग 1%, स्किन में हम बात कर रहे हैं तो लगभग 1% एपिडर्मल सेल्स जो होती है माइस की उसमें गामा डेल्टा टी सेल मिलती है। इसके बाद गामा डेल्टा टी सेल MSC रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा डेल्टा टी सेल MSC रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, यानी कि इसमें MSC के साथ बाइंड होना ही होना है, ज़रूरी नहीं है। दूसरा है कि इसमें CD4 और CD8 मॉलिक्यूल भी एक्सप्रेस नहीं होते, तो जो ये इस टाइप की जो टी सेल है इसमें CD4 और CD8 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं होते, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो अल्फ़ा बीटा TCR होते हैं वो MSC रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड TCR कौन से हैं, वो है गामा डेल्टा। तो पहला तो गामा डेल्टा हो गया, और भी ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल NK1 टी सेल जो होती हैं ये अल्फ़ा बीटा TCR इसमें होता है, लेकिन ये MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, पहला। इसके बाद में एक CD1 रेस्ट्रिक्टेड टी सेल्स होती हैं जो कि MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड टी सेल्स होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है कि विच वन ऑफ TCR इज़ MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 आते हैं, पहला है गामा डेल्टा TCR, दूसरा है NK1 टी सेल बेस्ड TCR और तीसरा है CD1 रेस्ट्रिक्टेड टी सेल TCR। तो ये तीनों जो होते हैं ये MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। अब हमें पता है कि MSC हमेशा एंटीजन ट्रैप करके लेकर आता है, लेकिन अब ये MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो ये TCR क्या करते हैं, ये TCR जो होते हैं, स्पेशली अब मैं गामा डेल्टा की बात कर रहा हूँ, तो ये हर्पीस वायरस के प्रोटीन से बाइंड होते हैं और उसका प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं विदाउट प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन। मतलब अभी तक APC प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन कर रहा था, अब विदाउट प्रेजेंटेशन या प्रोसेसिंग के ही ये सीधा हर्पीस वायरस के प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं। इसके बाद में ये देखा गया है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसमें भी जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड सीधा विदाउट MSC रेस्ट्रिक्शन के बाइंड हो जाते हैं सीधा TCR से।
तो ये भी MSC इंडिपेंडेंट बाइंडिंग होती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जैसे बी सेल जो होती है एज ए इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड होती है किसी भी एंटीबॉडी एंटीजन से, वैसे ही गामा डेल्टा टी सेल भी जो है किसी भी इपिटोप से वैसे ही बाइंड होते हैं। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है और इस बाइंडिंग से ये समझ में आता है कि इन्नेट इम्यून सिस्टम को ये प्रोवोक करते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि MSC नॉन रेस्ट्रिक्टेड TCR जो है किस इम्यून सिस्टम को इवॉक करते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि इन्नेट इम्यून सिस्टम को ही प्रोवॉक करते हैं, इवॉक करते हैं, क्योंकि जो बी सेल है वो भी एज ए इम्यूनोग्लोबुलिन जब एंटीजन से बाइंड होती है तो ये इन्नेट इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। और यहाँ पर भी जो नॉन रेस्ट्रिक्टेड टी सेल हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टेड MSC टी सेल्स हैं, वो TCR भी जो होती है जब एंटीजन से बाइंड होता है तो ये इन्नेट इम्यून सिस्टम को प्रोवॉक करते हैं। तो इस टाइप के जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न हैं ये केवल TCR के जो हैं वो सिर्फ पैथोजन के साथ ही बाइंड होते हैं और नॉन सेल्फ के साथ ही बाइंड होते हैं, सेल्फ एंटीजन के साथ कभी बाइंड नहीं होते हैं। तो इट इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जिसमें फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस कॉज डिफेक्टिव लिम्फोसाइट होम्योस्टेसिस होता है और इसमें जो डिसीज़ होती है उसको हम कहते हैं केनेली स्मिथ सिंड्रोम और सिंड्रोम ऑफ डिफेक्टिव फास जीन। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब फास जीन से एपोप्टोसिस होती है तो हमें पता है तो फास जीन का अगर म्यूटेशन हो जाता है तो टी सेल की एपोप्टोसिस नहीं हो पाती। और ऐसे में जो पेशेंट मिले हैं उनमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उनमें लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, स्प्लीनोमेगली देखने को मिलती है, उनमें हिमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलता है, साथ में कैंसर होते हैं सीवियर टाइप के, तो हो सकता है लीवर कैंसर हो या फिर और भी अलग अलग टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो पेशेंट है इसमें हाँ इसमें जो है यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर भी देखने को मिलता है। तो ये इट इज़ ड्यू टू जस्ट डिफेक्ट इन द पॉइंट म्यूटेशन इन फास जीन और जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। इसमें होता क्या है कि लगभग टी सेल पॉपुलेशन 85 से 87% जो है नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है। नॉर्मली 48 से 67% होती है जो कि 87% तक हो जाती है। इसमें जो लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं उसमें ड्रामेटिक एलिवेशन होता है, लगभग 20 फोल्ड्स तक ये बढ़ जाते हैं। साथ में टी सेल के अलावा बी सेल और NK सेल्स का पॉपुलेशन भी बढ़ता है और बी सेल पॉपुलेशन बढ़ता है तो हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया होता है, यानी कि देयर इज़ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इसके कारण जो ऑटो इम्यून डिसीज़ भी देखने को मिलती है और ऑटो इम्यून डिसीज़ होने के कारण हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, सीवियर डिप्रेशन इन द प्लेटलेट काउंट होता है यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है क्योंकि एंटी प्लेटलेट ऑटो एंटीबॉडीज़ भी बनती है। तो इस डिसीज़ को हम कहते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि डिसीज़ इसको हम कहते हैं केनल स्मिथ सिंड्रोम। तो दिस इज़ ए syndrome of defective fast gene. So thanks for watching this chapter number 10, T cell maturation, activation and differentiation. Hope you are enjoying this topic. So thanks and please share this video and subscribe my YouTube channel.